तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास को। बाबू लास्ट क्लास में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट में थे, क्लास 12 का, जो कि था डी एंड एफ ब्लॉक। हम डे फर्स्ट से आप लोग को क्या बता रहे हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे ना न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं होता है, नॉर्मल थ्योरी पूछा जाता है। तो अगर आप कुछ कुछ एजम्पशन, कुछ कुछ थ्योरी याद कर लोगे ना, तो चांसेस है कि 1 से 2 क्वेश्चन जेई में जो पूछा जाता है वो आराम से यहाँ से बन जाएगा। और जेई में एक और टॉपिक है सॉल्ट एनालिसिस, वो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट सॉल्ट एनालिसिस कंप्लीटली तुम्हारा डी ब्लॉक के ऊपर में ही बेस्ड है। अगर डी ब्लॉक तुमको अच्छे से आएगा ना, तभी तुम सॉल्ट एनालिसिस कर सकते हो, एल्स सॉल्ट एनालिसिस नहीं कर पाओगे। बात समझ आया? ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग लास्ट क्लास में जो जो बात पढ़े थे उसको जल्दी से 2 मिनट में करते हैं रिकैप, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सब लोग जो जो बात याद है उसको रिस्पॉन्ड करिएगा, ताकि जो भी हम लोग पढ़े हैं वो एक बार रिवीजन हो जाए। चलो, तो अगर हम बात करें तो लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर कौन सा देख रहे थे सर? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अगर हम बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट को एक नाम से बुलाया जाता है सर, कौन सा नाम से बुलाया जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। बाबू ट्रांजिशन एलिमेंट का डेफिनेशन क्या था, वो साइंटिफिक वाला बताना। क्या था कि वैसे डी ब्लॉक एलिमेंट जिनका नॉर्मल स्टेट में या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। 3 एलिमेंट को ट्रांजिशन के कैटेगरी में नहीं रखा गया था, आप लोगों को याद है जी वो 3 एलिमेंट कौन कौन सा है? जिंक, कैडमियम और मरकरी। Zn, Cd और Hg को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। देखो, अगर मान लो तुमसे ये पूछा जाए कि बताइए Zn, Cd और Hg को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं कहते हैं, तो इसका जवाब हम बताए थे ना, इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि Zn, Cd और Hg का नॉर्मल स्टेट में या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो इनकम्प्लीटली फिल्ड नहीं होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ध्यान से देखना, कंप्लीटली फिल्ड होता है या फिर इनकम्प्लीटली में अगर बात करें तो इनकम्प्लीटली फिल्ड नहीं होता है, इसीलिए इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। इसके बाद हम आप लोग को बताए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो हम लोग सिखाए थे आपको। फिर हम एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताए थे, कभी कभी उससे सवाल पूछ लिया जाता है। अगर मैं डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात करूं तो डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? n-1 डी 1 से लेकर के कहां तक? 10 तक। और ns 1 से लेकर के कहां तक? एनसीईआरटी में पॉइंट मेंशन था, हम आप लोग को बताए भी थे कि एक एलिमेंट ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, वो एलिमेंट कौन सा था तुम्हारा? पीडी। ठीक है, उसके s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। फिर हम आप लोग को यह भी बताए थे कि कहीं कहीं पे कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देने लगता है, जैसे क्रोमियम और जिंक, जो कि हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जिसको 3D सीरीज भी कहा जाता है, वहां पे हम लोग देखे थे क्रोमियम और जिंक नहीं, क्रोमियम और कॉपर। ठीक है, तो ये क्यों होता है? हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल का स्टेबिलिटी के कारण। जब हम लोग एनसीईआरटी का लाइन पढ़ रहे थे तो हम लोग ये भी देखे हुए थे, ठीक है, कि बेसिकली क्या होता है कि n-1 डी और ns सबसेल के बीच में एनर्जी गैप काफी कम होता है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप करके एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंच जाता है। बात क्लियर है? ठीक है, फिर हम लोग एंटर किए थे कुछ आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। याद है ना आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? आयंस के लिए हम क्या सिखाए थे आपको? उसका नॉर्मल एटम का कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए, और जितना प्लस चार्ज बोला है बाबू उतना आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है। बस ध्यान ये रखना कि इलेक्ट्रॉन निकालने का शुरुआत किया जाता है, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल से, और डी में जो आउटर मोस्ट सेल होता है ना वो एस होता है। ठीक है, भले हम लोग लिखने में, ठीक है, एस को पहले लिखते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन भरने में एस को पहले भरते हैं और डी को बाद में, ये सारा खेल है एनर्जी का, बट जब हमको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है तो सबसे बाहर वाला सेल से निकाला जाता है। इसके बाद हम आप लोग को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने का एक ट्रिक भी बताए थे, जिससे आपको वो डायग्राम बना करके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने का जरूरत नहीं पड़ रहा था। और वो ट्रिक क्या था कि अगर डी का कॉन्फ़िगरेशन 1 से लेकर के 5 तक तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और 6 से लेकर के 10 तक तो 10 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। बाबू ये बात को याद रखना, क्योंकि आगे चल करके एक टॉपिक पढ़ाएंगे मैग्नेटिक मोमेंट निकालने वाला, उसमें ये काफी यूज आएगा और सवाल पूछा जाता है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने से। फिर हम लोगों को पीरियोडिक प्रॉपर्टी में एंटर करना था, और तुम लोग का जिंदगी को आसान बनाने के लिए पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ाने से पहले हम क्लास 11 का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाए थे, पूरा टाइम लगा करके। वो टॉपिक था स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। सर अगर हम स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट का बात करें तो किसे कहते हैं? ठीक है, तो हम क्या बताए थे, याद आपको कैसे रखना है? न्यूक्लियस,
ये इनर इलेक्ट्रॉन और ये आउटर इलेक्ट्रॉन। इनर इलेक्ट्रॉन एक शील्ड के जैसा काम करने लगता है, जिसके कारण न्यूक्लियस का पूरा फोर्स बाहर वाला इलेक्ट्रॉन पे एक्ट नहीं कर पाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग होने के बाद जो बाहर वाला सेल पे जो भी फोर्स लगता है उसको एक नाम से बुलाते थे, याद है? क्या बोलते थे इसको सर? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको जेड इफेक्टिव से रिप्रेजेंट करते थे। बोल हाँ या ना? फिर हम आप लोग को ये भी बताए थे बाबू, अगर अंदर वाला इलेक्ट्रॉन होगा कमजोर, बात क्लियर है ना? ठीक है, नर्सरी क्लास वाला बच्चा मंजू, एग्जाम्पल याद है ना? ठीक है, तो अगर अंदर वाला इलेक्ट्रॉन हुआ कमजोर, ठीक है, तो उस केस में बाहर वाला इलेक्ट्रॉन पे जेड इफेक्टिव क्या करता है? बढ़ जाता है। और अंदर वाला इलेक्ट्रॉन अगर हुआ स्ट्रांग, तो बाहर वाला सेल पे जो जेड इफेक्टिव है वो क्या कर जाता है? घट जाता है। अब इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग पावर क्या है, ये किस पे डिपेंड करता था? सबसेल के ऊपर में, ठीक है। और सबसेल का स्क्रीनिंग पावर इस बात पे डिपेंड करता है कि वो न्यूक्लियस से कितने दूरी पे है, ठीक है। अब स्क्रीनिंग पावर और दूरी के बीच में क्या रिलेशन था बाबू? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दूरी ज्यादा तो स्क्रीनिंग पावर क्या होगा? कम। अब सबसे नजदीक न्यूक्लियस का कौन था? एस, फिर कौन था? पी, फिर डी, फिर एफ। इस आधार पे स्क्रीनिंग पावर का ऑर्डर बताए थे कि एस इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग पावर सबसे अधिक होता है, फिर होता है पी इलेक्ट्रॉन का, फिर होता है डी, फिर अल्टीमेटली किसका होता है? एफ। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये बात हम लोग देखे हुए थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर हम आप लोग को बताए थे, ठीक है, एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बारे में जो कि था एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस में आप लोग को हम क्या बताए थे? एटॉमिक रेडियस में यही बात आपको बताया गया था कि सर लेफ्ट टू राइट अगर आप चलिएगा ना, ठीक है, तो क्या होता है? तो लेफ्ट टू राइट चलने से, ठीक है, जो तुम्हारा एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन है वो रेगुलर नहीं होता है, इररेगुलर होता है, ठीक है। तो पहले हाफ में स्कैंडियम से मैंगनीज तक वो क्या करता था? घटता था, फिर हो जाता था कांस्टेंट, और आखिरी में चल करके क्या होता था? इंक्रीज। बात समझे? ठीक है, ये भी हम आप लोग को बताए थे, ठीक है। इसका रीजन भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था कि बाबू शुरुआत में जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, इसी वजह से ऐसे होता है। बाद में स्क्रीनिंग और जेड इफेक्टिव बराबर हो जाता है, बाद में स्क्रीनिंग बढ़ जाता है और जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। फिर जब हम लोग एनसीईआरटी का लाइन पढ़े थे तो वहां साफ शब्दों में आयंस के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। और आगे चल करके हम क्वेश्चन भी जब कराएंगे ना तो देखना वहां आयंस का एटॉमिक रेडियस दिया हुआ रहता है। तो आयंस के केस में वो क्या बोला था कि लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो कॉन्स्टेंटली एटॉमिक रेडियस क्या करता है? डिक्रीज करता है। बात क्लियर है? ठीक है। इसके बाद हम आप लोग को ये भी बताए थे बच्चा, ठीक है, कि टॉप से बॉटम आने पे क्या होता है। हम पहले भी बताए हैं, डी ब्लॉक सपना दिखाने वाला ब्लॉक है, ठीक है। वो पहले बताता है, ठीक है, पहले तुम लोग को एहसास दिलाता है कि हम नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो करते हैं, हम बाकी से अलग नहीं है। बट जैसे हम लोग उसके ऊपर में भरोसा करने का गलती करते हैं वो तुरंत अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। याद है ना? अलोंग दी ग्रुप वेरिएशन क्या था? 3D से 4D सीरीज जाने पे साइज क्या करता था? इंक्रीज। बट 4D से 5D सीरीज जाने पे साइज क्या हो जाता था? कांस्टेंट। डिक्रीज नहीं होता था, कांस्टेंट होता था। इसका रीजन हम क्या बताए थे कि 3D 4D से 5D आने पे एक सेल जुड़ता है जो बोलता है साइज को बढ़ो, ठीक है। बट लैंथेनम के बाद 14F ब्लॉक एलिमेंट आता है, ठीक है, वो साइज को वापस से क्या करता है? ठीक है, 14F ब्लॉक एलिमेंट आता है जो पुअर स्क्रीनिंग लगाता है, जिसके कारण NS इलेक्ट्रॉन में Z इफेक्टिव बढ़ता था और साइज क्या हो जाता था? घट जाता था, ठीक है। तो एक फैक्टर बोला साइज को बढ़ने के लिए, एक फैक्टर बोला घटने के लिए। साइज नहीं घटता है नहीं बढ़ता है, साइज हो जाता है कांस्टेंट। इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। फिर हम आपको ये भी बताए थे कि बच्चा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का फेनोमेना ग्रुप नंबर 3 में काम नहीं करता है, क्योंकि लेंथेनॉइड एलिमेंट ग्रुप नंबर 3 के बाद शुरू होता है, उससे पहले शुरू नहीं होता है। बात समझे? ठीक है। तो ये सारा जानकारी लेने के बाद हम आप लोग को लास्ट क्लास में ये एक ग्राफ बताए थे, याद है ना? यहां हम देख भी सकते हैं कि थर्ड ग्रुप में ये काम नहीं किया, बट फोर्थ ग्रुप से देखो साइज लगभग यहाँ पे क्या दिखने लगा था? सिमिलर दिखने लगा था। बात क्लियर है ना? साइज लगभग क्या था? सेम था। बात क्लियर है? ठीक है। तो चलो अब देखो, तुम इसको डाटा के हेल्प से भी समझ सकते हो। और एनसीईआरटी बुक जब खोलोगे ना तो एक इतना बड़ा टेबल दिया हुआ है, तो जहां जहां हमको वो टेबल का जरूरत होगा ना वहां वहां हम डाटा को यूज करेंगे। तो अभी हम लोग चूंकि एटॉमिक रेडियस वाला बात किए हैं और डेंसिटी वाला बात किए हैं, ठीक है। डेंसिटी वाला भी हम लोग एनसीईआरटी का लाइन में पढ़े थे, याद है ना? लेफ्ट टू राइट चलने से डेंसिटी क्या करता है? बढ़ता है, इंक्रीज करता है, ये हम लोग देखे थे। अब इसको डाटा से देखो। अगर हम बात करें जी, यहां पे ध्यान देना, ठीक है, तो यहां पे m यानी ये नॉर्मल रेडियस का बात हो रहा है। m यानी ये नॉर्मल रेडियस का बात हो रहा है। देखो स्कैंडियम का कितना है? 164। घटा 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 और यहां पे ये वापस से क्या किया है? देखो बढ़ा है। यही सब वजह से हम तुम लोग को डाटा दिखा रहे हैं।
अब यही सब जगह से क्वेश्चन पूछता है। देखो लिखा हुआ एनसीईआरटी में भी है कि स्कैंडियम से मैंगनीज तक नॉर्मल ट्रेंड के हिसाब से साइज घटता है, ठीक है। और घटना क्यों ना बोले, क्योंकि ये 64 था और ये 137, तो घटा है ना जी, ठीक है। बट यहां पे देखो क्या क्या तुमको याद रखना है, यहां पे क्रोमियम के बाद में जब मैंगनीज में जाते हैं तो साइज घटता नहीं है, एक बार क्या करता है, बढ़ता है, ये बात ध्यान रखना। आगे देखो आयरन कोबाल्ट निकल साइज लगभग क्या हो गया है, देखो कांस्टेंट है ना, ठीक है। डाटा बात कर रहा है, देखो अब कॉपर और जिंक में अगर बात करोगे तो वापस से साइज बढ़ता है, बढ़ता हुआ दिखा है कि नहीं दिखा है। अब देखो यहां पे राज का बात, देखो जेई में क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है। अगर हम यहां पे देखे मैंगनीज का कितना है रेडियस, देखो तो है ना 137। बाबू एक बात देखो, जिंक का कितना रेडियस दिख रहा है, ठीक है। सवाल आ सकता है कि नहीं आ सकता है कि 3D सीरीज में कौन दो एलिमेंट का रेडियस सेम होता है। अब यहाँ पे मेटालिक रेडियस का बात कर रहे हैं, आयन के केस में नहीं, ठीक है, आयन के केस में बात नहीं किए हैं, ठीक है। तो अगर हम आयंस के केस में बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल केस में बात कर रहे हैं, तो मैंगनीज और जिंक बाबा का जो रेडियस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। अब यहीं से देखो सबसे ज्यादा रेडियस किसका दिख रहा है, सबसे बड़ा कौन है, स्कैंडियम, अरे है या नहीं है। और सबसे छोटा यहाँ पे कौन है सर, ठीक है, तो सबसे छोटा क्रोमियम भी नहीं है, क्रोमियम का 129 है जी, और Fe का देखोगे तो 126, कोबाल्ट और क्या है, निकल, ये सबसे छोटा होता है। तो अगर तुम बोल सकते हो ना, ये भी बोल सकते हो कि अगर हम बात करें तो यहां से तुम ये बोला जा सकता है कि आयरन कोबाल्ट और निकल ये तीनों का साइज लगभग सेम होता है और इन तीनों को सबसे छोटा मान करके चल सकते हैं। बट डाटा के हिसाब से बात करोगे तो कोबाल्ट और क्या होगा, निकल, ठीक है। सब याद रखने का जरूरत नहीं है, दो कम से कम बात याद रख लेना, सबसे बड़ा होता है स्कैंडियम, ठीक है, और दो का रेडियस सेम होता है, एक है मैंगनीज और दूसरा क्या है सर, जिंक। बोलिए कोई दिक्कत है। अब देखो आयंस में वो क्या बोला था, कॉन्स्टेंटली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब देखो यहां पे भी अगर तुम देखोगे तो आयंस के केस में भी लिखा हुआ है डिक्रीज करेगा, बट यहां पे देखो फिर से इरेगुलर ट्रेंड दिख रहा है। M2+ के केस में यहां पे कितना है बताओ, 79, फिर यहां पे बढ़ गया, देखो 82 आया ना, ठीक है, फिर यहां पे क्या हो गया, सेम हो गया। यानी क्रोमियम और Mn का M2+ स्टेट में क्या होता है, सेम होता है। अब डाटा के हिसाब से ही याद रखना होगा। फिर यहां पे क्या किया, घटा, फिर यहां पे क्या किया, घटा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर से यहां पे क्या कर गया, बढ़ा। वही अगर M3+ में बात करोगे तो 73, ठीक है, ये कॉन्स्टेंटली यहां पे अगर तुम बात करोगे तो क्या कर रहा है, घट रहा है। यानी 2+ में, M2+ स्टेट में ट्रेंड रेगुलर नहीं है, बट M3+ में हम लोग मान करके चल सकते हैं ट्रेंड रेगुलर है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली ये लगभग क्या करते गया है, घटता ही गया है। बात क्लियर है। बट 2+ में फिर से तुमको याद रखना है कि क्रोमियम +2 और Mn+2 का क्या होता है, सेम होता है। बात क्लियर है, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट है जिसको याद रखना। अब डेंसिटी में क्या बोला गया था, लेफ्ट टू राइट चलने से इंक्रीज करता है। देखो यहां पे अगर तुम बात करोगे तो देखना यहां पे कॉन्स्टेंटली ये क्या किया है, इंक्रीज किया है ना। बट यहां पे देखो जिंक में वापस से क्या कर गया, बोलो, डिक्रीज किया है, वापस से क्या किया, डिक्रीज किया, ठीक है। तो ये भी बात याद रखना, ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करता है। देखो 3.43, 4.1, 6.07, ये यहां से क्या किया, ठीक है, बढ़ता गया। बात क्लियर है ना, ठीक है। बट आगे लास्ट में जिंक में ये वापस से क्या किया है, घटा है। और दो का डेंसिटी सेम होता है, जो कि है निकल का और किसका, कॉपर का, दोनों का डेंसिटी क्या है, सेम है। बाबू यही सबसे सवाल पूछा जाता है, और लगता है ये है ना कि ई सब एनसीईआरटी में कहां दिया हुआ था। बात समझे, ठीक है। तो डाटा का खेल देख रहे हो ना, ठीक है। इसको तुम लोग नोट्स कॉपी में एकदम लिखोगे, और जो जो बात आपको हम बताए हैं वो सारा बात को आपको अलग से पॉइंट बना बना करके लिख लेना है खुद से। क्या क्या बात बताए याद है ना, ठीक है, वो सारा बात को लिखोगे, और ये सब डाटा याद होना चाहिए, क्योंकि सारा खेल D&F ब्लॉक में डाटा का है। डाटा याद रहेगा, क्वेश्चन भी आराम से बनेगा, ठीक है। जब हम PYQ कराएंगे ना तो देखना इस टेबल से कितना सारा सवाल आप लोग को दिखाई देगा। बात समझे, ठीक है। तो चलो यहां पे हम लोग करते हैं अपने एटॉमिक रेडियस वाले ट्रेंड को टाटा बाय बाय, और अब हम लोग नेक्स्ट ट्रेंड में चलते हैं जिसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। बात क्लियर है, ठीक है। तो जल्दी से हम थोड़ा सा आयोनाइजेशन एनर्जी को, कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है और आयोनाइजेशन एनर्जी किसको कहते हैं, पहले इसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम लोग ट्रेंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बोलिए किन्हीं भी बच्चे को एटॉमिक रेडियस तक में कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट है क्या, नहीं ना, पक्का वाला,
कि कसम खिला खिला के देखना होगा? नहीं ना? चलो ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी पे। अब सबसे पहला सवाल ये है ना सर कि आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहा जाता है? सुनो ठीक है, हम क्या करते हैं कि एक आइसोलेटेड गैसियस एटम लेते हैं। देखो डेफिनेशन में आइसोलेटेड गैसियस एटम का यूज किया जाता है, ठीक है। अगर तुमको ये भारी भरकम डेफिनेशन याद नहीं होगा ना तो हम सिंपल तरीका से भी इसको आपको समझा देंगे। सिंपली आपको क्या याद रखना है, डेफिनेशन कहता है एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के सबसे बाहर वाला सेल, अब इसी को बार बार हम वैलेंस सेल कहेंगे या आउटर मोस्ट सेल कहेंगे। वैलेंस का मतलब क्या होता है सर? आउटर मोस्ट सेल। वैलेंस का मतलब क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल। तो सबसे आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो तुम क्या याद रखोगे? एक एटम है, उसका बाहर वाला इलेक्ट्रॉन को अगर हमको निकालना है तो उसको हम पकड़ करके निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते हैं। हम लोग को इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या देना पड़ता है? एनर्जी देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? और जो भी आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे उसी को किस नाम से बुलाते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। बोलो बात समझ में आया ना? ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी किन किन बातों पे डिपेंड करता है। डिटेल डिस्कशन यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, डिटेल डिस्कशन हम लोग पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी कर चुके हैं। एक बार रिकैप हो जाए, इसी वजह से ये सारा बात यहाँ पे बता दिया जा रहा है। पहला किस पे डिपेंड करता है? तो साइज के ऊपर में डिपेंड करता है। अब साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है ना, आपको हम एक एग्जांपल से इजीली बता सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको इलेक्ट्रॉन मान लिए हम, आपको क्या मान लिए? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपके मम्मी पापा को हम मान लिए न्यूक्लियस। बात क्लियर है? ठीक है, अब बताओ, अगर तुमको घूमने जाना है, अगर तुमको घर से निकलना है, ठीक है, किस केस में तुमको ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा? जब तुम मम्मी पापा के सामने रहते हो या मम्मी पापा से दूर रहते हो? मम्मी पापा के मतलब तुम लोग इलेक्ट्रॉन हो, मम्मी पापा न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के करीब है तो एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ता है कि कम लगाना पड़ता है? अब बताओ जी, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा तो साइज छोटा होगा या बड़ा होगा? साइज क्या होगा? छोटा होगा। अरे होगा या नहीं होगा? तो अगर बाबू साइज छोटा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? तो बताओ साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच में कैसा रिलेशन? डायरेक्टली कि इनवर्सली? क्योंकि साइज जितना छोटा आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ही क्या होगा? तो हम बोल सकते हैं जी कि जो अपना आयोनाइजेशन एनर्जी भैया है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। बोल हाँ या ना? चलो, तो यहां पे अगर हम बात करें तो साइज के बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करता है सर? अरे कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, अब जो डेफिनेशन आप लोग को बताए थे आयोनाइजेशन एनर्जी का, वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है? पढ़ो। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस सेल ऑफ एन क्या? आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी। अरे कोई दिक्कत है? चलो अब आगे सुनो। अगर हम सेकेंड फैक्टर का बात करें जिसपे आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है, आप लोग देख रहे होंगे, वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और बच्चे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड इफेक्टिव। अरे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड इफेक्टिव। अब आगे सुनो, ठीक है, अगर हम बात करें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब हम क्या समझाए थे बाबू, याद है? क्या बताए थे, बोलिए तो। बाहर वाला इलेक्ट्रॉन के ऊपर में जो फोर्स लगता है उसी को कहते हैं। ठीक है, अब वही वाला मम्मी पापा वाला एग्जांपल से समझो। ठीक है, मान लेते हैं आपके मम्मी पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, यानी आप पे जो है वो बहुत फोकस रखा जाता है। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे ऊपर में पूरा ध्यान दिया जा रहा है, हाँ या ना? मतलब तुम्हारे ऊपर में पकड़ ज्यादा है। दूसरा केस में मम्मी पापा स्ट्रिक्ट नहीं है, तुमको बाहर निकलने के लिए कब एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ेगा? स्ट्रिक्ट वाला केस में या स्ट्रिक्ट नहीं वाला केस में? इसका मतलब क्या है? पकड़ ज्यादा, फोर्स ज्यादा, तो एनर्जी भी क्या लगाना पड़ रहा है? तो बताओ जी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच में कैसा रिलेशन? डायरेक्टली कि इनवर्सली? अरे बहुत अच्छे, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। बोल हाँ या ना? अरे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या करेगा? अब तीसरा फैक्टर जिसपे आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है वो है पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हर जगह यूज नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट का हम लोग तब यूज करते हैं जब ऑर्बिटल्स जो हो ना, ठीक है, वो सेम सेल का पार्ट हो।
मतलब जो तुम्हारा ऑर्बिटल बोल दिए, सबसेल जो हो वो सेम सेल का पार्ट हो। यूज्ड व्हेन सबसेल इज पार्ट ऑफ सेम सेल। पार्ट ऑफ क्या सर? अरे कोई दिक्कत है? कहने का मतलब क्या है, इसको देखो। और पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल का ऑर्डर क्या होता है? एस सबसे ज्यादा होता है, फिर पी होता है, फिर डी होता है, फिर क्या होता है? एफ। अब बात को समझो, अगर हमसे ये पूछा जाए ना कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s में है, एक इलेक्ट्रॉन है 4p में, एक है 4d में और एक है 4f में, तो मुझे किसमें ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा और किसमें कम एनर्जी लगाना पड़ेगा? तो देखो यहां पे एस पी डी एफ, सर हमको पता कैसे चलेगा कि ये सारे एक ही सेल के हैं या अलग अलग सेल के हैं? तो तुम सबसेल के आगे का नंबर देखो, सबसेल का आगे का नंबर सेम है कि अलग अलग है? देखो तो सेम है, इसका मतलब यह है ना बच्चा कि सारा जो तुम्हारा सबसेल है वो एक ही सेल का पार्ट है। तो बताइए आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा किस में होगा? एस में, फिर पी में, फिर डी में, फिर एफ में। अब देखो ये बताने के बाद ना तुम लोग गलती कहां पे करते हो ये भी हम बताते हैं। अब हम साफ तुम लोग को बोले कि ये कॉन्सेप्ट आप तभी यूज करोगे जब सबसेल, ठीक है, सेम सेल का पार्ट होगा। अब मान लो कि हम तुमको क्वेश्चन दे दिया ऐसे 2p और 3s में किसमें एनर्जी ज्यादा लगेगा। अब अगर तुम लोग यहाँ पे बेवकूफी वाला हरकत करोगे तो कहोगे सर हमको पेनिट्रेशन पावर में सिखाए थे कि s का ज्यादा होता है और p का कम होता है, ठीक है? तुम फटाक सा क्या करोगे, 3s में ज्यादा लगेगा 2p में कम, और ये तुम्हारा गलत हो जाएगा। काहे गलत हो जाएगा सर? क्योंकि अब की बार 3s और 2p सबसेल जो है वो एक ही सेल का पार्ट, अरे ये सेकंड है और ये क्या है? तो सर अगर अलग अलग का पार्ट हुआ तब क्या करेंगे? नॉर्मल डिस्टेंस फैक्टर देखेंगे। अब बताओ जी न्यूक्लियस के नजदीक कौन होगा, सेकंड सेल या थर्ड सेल? ठीक है, तो डिस्टेंस वाला फैक्टर देखेंगे तो अब एनर्जी का ऑर्डर होगा 2p ज्यादा 3s क्या? अरे बोलो कोई दिक्कत है? पक्का ना? चलो ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है मेरा हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, ठीक है? मतलब नेक्स्ट फैक्टर है हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो अगर किसी भी, ठीक है, एटम में तुमको हाफ फील्ड या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहा है ना, मतलब हाफ फील्ड या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको दिखाई दे रहा है तो उस केस में आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा लगता है। उस केस में आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या लगता है? ज्यादा लगता है। बात समझ आया? ठीक है, जैसे अगर हमसे पूछा जाए सर D5 है एक और एक है D4, बताइए ना किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा? तो D5 हाफ फील्ड है कि नहीं है? है, तो इसमें ज्यादा लगेगा और इसमें क्या लगेगा? कम लगेगा। बोलो बात समझ आया ना? ठीक है, तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड केस में आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या लगता है सर? ज्यादा। बोलो इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है? चलो अब इसका यूज करके हम लोग डी ब्लॉक में आयोनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन देखेंगे। हम लोग डी ब्लॉक में आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या देखेंगे? वेरिएशन। तो चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अगर हम वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी का बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अलोंग दी पीरियड। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसका? अलोंग दी पीरियड। अब बताओ डी ब्लॉक हम लोगों का किस तरह का ब्लॉक है? सपना दिखाने वाला है ना? तो आयोनाइजेशन एनर्जी में भी सपना दिखाने का कोशिश करेगा। तुम लोग इस पे यकीन करोगे क्या? नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग अलोंग दी पीरियड में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज लेते हैं, 3D सीरीज। चलिए 3D सीरीज का एलिमेंट का गाना गाना शुरू करते हैं। सबसे पहला कौन होता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है ना? ठीक है, अब अगर हम बात करें तो पहले हम आप लोग को बताते हैं साइज का वेरिएशन। सर किसका वेरिएशन बताएंगे? ठीक है, तो देखो साइज का वेरिएशन तो हम बताए थे, यहां से यहां तक, स्कैंडियम से मैंगनीज तक अगर हम बात करें तो साइज क्या करता है सर? डिक्रीज करता है। अरे हाँ या ना? सर आयरन, कोबाल्ट, निकल में क्या हो जाता है? कांस्टेंट होता है ना? कॉपर और जिंक में वापस से क्या करता है सर? अरे हाँ या ना? तो एक बात बताओ जी, आयोनाइजेशन एनर्जी में वेरिएशन क्या होगा? अब बताओ साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी में कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली कि इनवर्सली?
इनवर्सली है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर साइज क्या करेगा, बढ़ेगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा। अरे बहुत अच्छे। तो यहां से यहां अगर साइज डिक्रीज किया है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा सर। अरे कोई दिक्कत है सर, साइज कांस्टेंट है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा। अब यहाँ पे साइज क्या किया है सर, इंक्रीज किया है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए। फिर से तुम लोग गलती कर गए, इस पे यकीन करोगे क्या तुम लोग। ठीक है, जैसे तुमको पता चलेगा ना कि तुम इसका ट्रेंड पकड़ लिए, वो अगले पल तुरंत अपना रंग बदल लेगा। बाबू यहाँ पे भले साइज इंक्रीज किया है, बट यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी को होना चाहिए था डिक्रीज, बट डिक्रीज नहीं होता है। यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी वापस से क्या करता है, इंक्रीज करता है। वापस से क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब ऐसा क्यों होता है, अगर तुमसे ये पूछा जाए ना तो तुम क्या कहोगे, सर इसका सिंपल सा बात ये है ना कि जिंक में फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, और अभी आप हमको बताए थे कि हाफ फील्ड और फुलफिल्ड केस में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है, इसी वजह से। बोलो बात समझ में आया ना। ठीक है, तो ये था कहानी किसका, आयोनाइजेशन एनर्जी का, वेरिएशन का अलोंग द पीरियड। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें। अब जो बात हम आपको बताए हैं वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखो जरा, लिखा हुआ है ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फर्स्ट ऑफ ऑल आयोनाइजेशन एनर्जी क्या इंक्रीजेस ड्यू टू क्या, डिक्रीज इन साइज, ड्यू टू डिक्रीज इन क्या, साइज। देन इट बिकम्स कांस्टेंट एज साइज बिकम्स क्या, कांस्टेंट। और आखिरी में चल करके ये वापस से इंक्रीज कर जाता है, किसके वजह से, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Zn के वजह से। बोलो बात समझे या नहीं समझे। बहुत अच्छे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी अलोंग द ग्रुप। किसके अलोंग बात करते हैं सर, अलोंग द ग्रुप। अलोंग द क्या बच्चे, ग्रुप। अगर हम अलोंग द ग्रुप वेरिएशन का बात करें तो ग्रुप के अलोंग क्या होगा, तो दो ग्रुप लेते हैं, एक लेते हैं थर्ड और एक लेते हैं क्या, फोर्थ। यहाँ पे 3D में स्कैंडियम क्या, टाइटेनियम, इट्रियम, जर्कोनियम, लैंथेनम, हॉफनियम। ठीक है, वापस से हम लोग पहले साइज का वेरिएशन लिखेंगे। तो बताओ यहां से यहां आने पे साइज क्या करता था, इंक्रीज। अरे हाँ या ना, यहां से यहां आने पे साइज क्या होता था। अब हम आयोनाइजेशन एनर्जी का बात करते हैं। ठीक है बाबू, यहां पे अगर बात करोगे तो यहां से यहां आने पे साइज इंक्रीज किया है, तो जो अपना आयोनाइजेशन एनर्जी है वो करेगा डिक्रीज। वो क्या करेगा, डिक्रीज। यहां से यहां आने पे साइज होगा कांस्टेंट, बट अब की बार आयोनाइजेशन एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगा, यहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पुअर शिल्डिंग के वजह से NS के इलेक्ट्रॉन पे Z इफेक्टिव बढ़ता है, और Z इफेक्टिव बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या करता है, बढ़ता है। अरे कोई दिक्कत है। एक बात बताओ, थर्ड ग्रुप में यहां से यहां आने पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा सर, डिक्रीज। और यहां से यहां आने पे भी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा सर, डिक्रीज, इंक्रीज नहीं। यहां पे क्या करेगा, डिक्रीज। क्योंकि याद है ना, ये तो कांड इसलिए हो रहा है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के वजह से। क्या थर्ड ग्रुप में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन काम करता है, नहीं करता है। तो अगर हम बात करें थर्ड ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन क्या होगा, स्कैंडियम का अगर बात करोगे तो सबसे ज्यादा, फिर इट्रियम, फिर क्या होगा, लैंथेनम। बट वही थर्ड ग्रुप के बाद वाला ग्रुप का अगर हम बात करें तो टाइटेनियम, जर्कोनियम और हॉफनियम। टाइटेनियम और जर्कोनियम में किसका ज्यादा होगा, टाइटेनियम का, क्योंकि घटा है ना जी। और जर्कोनियम से हॉफनियम बढ़ा है, तो किसका ज्यादा होगा बताओ, हॉफनियम का। बोलो बात समझे या नहीं समझे। चलो अब यही बात यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना। क्या बोला है वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी में, देखो जरा, बोला हुआ है सिंपल सा बात कि ऑन मूविंग फ्रॉम, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, ऑन मूविंग फ्रॉम 3D टू क्या, 4D सीरीज, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या, डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन क्या, साइज। ठीक है आगे पढ़ो, बट ऑन मूविंग फ्रॉम 4D टू क्या, 5D सीरीज, इट अगेन क्या, इंक्रीजेस, बिकॉज इंक्रीज इन क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बोलो बात समझ में आया या नहीं आया। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, पक्का कोई दिक्कत नहीं है ना।
तो जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को। बताओ अलोंग दी पीरियड वेरिएशन क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी का? अलोंग दी पीरियड वेरिएशन सिंपल सा बात यह है कि पहले आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करता है? बढ़ता है, फिर क्या होता है? कांस्टेंट, फिर वापस से क्या करता है? बढ़ता है, फिर से बढ़ता है। अलोंग दी ग्रुप वेरिएशन क्या है? 3D से 4D आने पे पहले क्या करता है? घटता है, फिर वापस से क्या करता है? बढ़ता है। ठीक है, क्यों बढ़ता है? ठीक है, क्योंकि पुअर शिल्डिंग के वजह से NS के इलेक्ट्रॉन के ऊपर में Z इफेक्टिव क्या करता है? बढ़ जाता है। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ पे? ठीक है, तो आज हम आप लोग को बहुत सारा इंपॉर्टेंट डाटा बताए हैं। उस टेबल को आप लोग को नोट्स करना है और वो टेबल को अच्छे से याद करना है। बात क्लियर है? ठीक है, आज थोड़ा सा हम लोग कम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में आयोनाइजेशन एनर्जी का NCERT लाइंस वगैरह को हम लोग देखेंगे, इसको भी डाटा के हेल्प से कंपेयर करेंगे। बात समझे ना? ठीक है, और हम लोग कुछ दूसरा मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना भी और फिजिकल प्रॉपर्टी बाकी है D&F ब्लॉक का वो सारा को खत्म कर लेंगे। बोलिए यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।